जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम अपना कैफ 6 का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा 6 लेक्चर है सैलरी के चैप्टर का। तो आज की इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे छोटे-छोटे पॉइंट डिस्कस करने हैं, इतने डिटेल नहीं है, लेकिन जी आपके जो स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, आपको वहीं से रीड आउट करवाऊँगा और बताऊँगा कि इनकी क्या इम्प्लीकेशंस होनी है। इनमें से कोई ना कोई पॉइंट हर दफ़ा पेपर में मतलब न्यूमेरिकल में आपका आधे मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इवन कभी-कभी 3 मार्क्स का भी ये टेस्ट हो जाता है। हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हमने ट्रीटमेंट करना है और किस तरह से नहीं करना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस क्या होते हैं? एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट और अदर परक्विजिट विद इन द मीनिंग ऑफ सैलरी स्पेशली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरली इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी मुझे कोई बेनिफिट दे रही है एडिशनल, लेकिन वो जो दे रही है सिर्फ और सिर्फ मेरी जो स्पेसिफिक जॉब है, कोई अगर प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक ट्रैवल पे, वहाँ पर जो कुछ मेरे काम करने हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, जो फीस होगी, जो पैसे होंगे, अगर जस्ट वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए अगर मुझे मिल रहे हैं तो वो क्या होगी, मेरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। लेकिन ये नॉट बीइंग, दो चीजें उसने एक्सक्लूड कर, नॉट बीइंग एंटरटेनमेंट और कन्वेंस अलाउंस। यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट और कन्वेंस अलाउंस है, अगर मुझे जॉब्स की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए मुझे अगर कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है या मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, वो सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा, मेरी सैलरी का पार्ट बने। अगर इसके अलावा कोई एडिशनल, कोई स्पेशल मुझे कोई अलाउंस मिल रहा है जो कि सिर्फ मेरी जॉब को कंप्लीट करने के पर्पज के लिए है, वो क्या होगा, मेरा एग्जाम्प्ट होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सर्टन परक्विजिट्स विदाउट द बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज है? कुछ केसेस में डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल है, अगर वो अपने टीचर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है या सब्सिडाइज्ड फी पर क्या देता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वहां पर क्या मिल रहा है, टीचर को क्या मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो सैलरी तो नहीं मिल रही, लेकिन उसके बच्चों की क्योंकि फीस कम कर दी है स्कूल ने, वो भी एक बेनिफिट है। तो लॉ कहता है द फॉलोइंग परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय बाय virtue of his employment are exempt. For example, fee or subsidized food provided by hotels and restaurants to its employees. अगर एक मैं वेटर हूँ किसी होटल पे, अगर मुझे फ्री में लंच देते हैं तो उस केस में वो क्या होगा, मेरा एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। फिर कहते हैं फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर एक बेनिफिट है, लेकिन क्योंकि बाय virtue ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज। अगर हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉयज को फ्री में ट्रीटमेंट दे रहा है तो हालांकि जो बेनिफिट है उस एम्प्लॉय के लिए, लेकिन लॉ कह रहा है वो जो बेनिफिट है वो आपका टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। अब फिर कह रहा है कि एनी अदर परक्विजिट, जिस पर कंपनी को, जिस पर एम्प्लॉयर को मार्जिनल कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। मतलब यह है कि वो ऑलरेडी, क्योंकि होटल में खाना बन रहा होता है, बचता ज़ाया कर देते हैं, वहां पर वो अगर वो कोई एम्प्लॉय खा लेता है तो उस एम्प्लॉय को वो खाने में कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही। कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही तो फिर एम्प्लॉय को एडिशनल बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। इसलिए लॉ कहता है कि इन केसेस में आपकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, आपने उन पर टैक्स पे नहीं करना। ये बाद में देखते हैं इस वीडियो के एंड पे जाकर, पहले हम छोटे छोटे पॉइंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीव इनकेशमेंट। ये क्या चीज है? लॉ कहता है कि अगर लीव इनकेशमेंट होती क्या है, नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय को साल में 22 लीव्स अलाउ होती हैं गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें। अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उन पर भी आपको 25-30 छुट्टियां अलाउ होती हैं साल में। अगर आप उन अलाउड छुट्टियों में से अगर 25 छुट्टियां अलाउ थी मुझे पूरे साल में, मैंने सिर्फ 10 की हैं,
मतलब क्या किया, मैंने 15 दिन बिजनेस को एक्स्ट्रा सर्व किया है। तो कुछ केसेस में एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की डेट पर जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो उस डेट पे अगर जितनी भी पीछे मैंने छुट्टियां जो मुझे क्रेडिट मिली थी, जो मैंने छुट्टियां कम की थी, जो मैंने एक्स्ट्रा दिन जॉब की थी, उसकी अगर मुझे सैलरी मिल रही है, इफ इट इज रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उस केस में क्या होगी जी, एग्जाम्प्ट होगी। अदरवाइज अगर जिसको भी मिल रही है लीव इनकेशमेंट, क्या होगी, सारी की सारी टैक्सेबल होगी। फिर आपका नेक्स्ट है वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, वो आपका है WPPF। ये है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अमाउंट रिसीव फ्रॉम WPPF एज वर्कर इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो कोई रिश्ते बताने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर आपका है अलाउंसेस, 6 भी बाद में डिस्कस करते हैं, 7 को डिस्कस कर लेते हैं, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। पॉइंट 7, अलाउंसेस एटसेट्रा टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। ये क्या चीज है देखते हैं। लॉ कह रहा है any allowance or perquisite paid or allowed as such outside Pakistan by government to a citizen of Pakistan for rendering services outside Pakistan। मतलब ये है, कोई फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, वो कंसिडर तो एज ए रेजिडेंट पर्सन किए जाते हैं, लेकिन वो फॉरेन में क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। उनको जो अलाउंसेज होती है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी गवर्नमेंट देती है, उस केस में कोई अलाउंस, कोई परक्विजिट, परक्विजिट क्या हो सकती है, कंपनी ने उनको, गवर्नमेंट ने वहां पर एम्बेसडर को गाड़ियां दी होंगी, कार दी होंगी, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कार का 5% या 10% क्या करते हैं, सैलरी में ऐड करते हैं। लेकिन इस केस में ये अलाउंस जो है, परक्विजिट क्या है, वो उसकी क्या होगी, सारी की सारी एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। ये आपकी बुक में गिवन है, ये मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, चैप्टर 11 जब डिस्कस कर रहे होंगे, ये हम तब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान, कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाता है, और पूरे साल में वो फिर ईयर एंड तक वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो उस केस में उस साल की जो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी, वो क्या होगी, आपकी जो सैलरी होगी, फॉरेन सोर्स सैलरी जो होगी आपकी, क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। लेट्स सपोज मैं छोड़कर गया हूं 15 जून को, और मैं 30 जून तक भी बाहर रहा हूं। ठीक है ना, लेट्स सपोज मैं छोड़कर गया हूं, जकम जनवरी को छोड़कर गया हूं, और मैं फिर 6 महीने पूरा बाहर रहा हूं, हालांकि मैं साल में रेजिडेंट पर्सन हूं, लेकिन फिर भी रेजिडेंट पर्सन की क्या होती है, पूरे दुनिया की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है पाकिस्तान में। लेकिन वो कह रहा है सैलरी जो उसकी होगी फॉरेन सोर्स, इस केस में वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। फिर आपकी है फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होती है, वो डिस्कस करते हैं। फॉरेन सोर्स सैलरी आपकी पाकिस्तान में एक केस में एग्जाम्प्ट होगी। नॉर्मली क्या होता है, जिस एम्प्लॉयर, जिस कंपनी के पास आप जॉब करते हैं, वो आपकी सैलरी पर अगर टैक्स बनता है, लेट्स सपोज मेरी सैलरी पूरे साल, पूरे मंथ की 60,000 है, साल की कितने बनेगी, 7,20,000 रुपए। फुल टैक्स कितने पर बनता होता है, 6 लाख पर आपको, के ऊपर आपकी क्या होती है, सैलरी टैक्सेबल होती है। सॉरी, तो लॉ कहता है कि कंपनी से कहता है कि अगर आपके एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी टैक्सेबल बन रही है, तो आपने उसका जितना टैक्स बनता है सैलरी पर, उसको आपने 12 मंथ पर डिवाइड करना है, और पर मंथ उसकी सैलरी में से पैसे काट कर हमें जमा करवाने हैं। मतलब ये है कि वो हमारी सैलरी में से पैसे काट कर गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। मतलब मैंने फॉरेन सोर्स टैक्स पे कर दिया, अपनी सैलरी पर मैंने टैक्स पे कर दिया है। अब लॉ कहता है अगर आपने फॉरेन सोर्स, आपने जो फॉरेन कंट्री में सैलरी अर्न की है, अगर आपने उस सैलरी पर क्या की है, फॉरेन उसी कंट्री में टैक्स पे कर दिया है, या आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से काट कर पे कर दिया है, उसके जो आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी होगी वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, सैलरी इनकम ऑफ चीफ फेयरर। ये कौन होते हैं, जो आपके शहरी जहाज जो आपके होते हैं, वहां पर आपके कौन से होते हैं, जो शिप्स के थ्रू आपके जो कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रेवल करते जाते हैं, ये उनके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सैलरी इनकम शैल बी एग्जाम्प्ट इफ रिसीव्ड बाय,
ए पाकिस्तानी सीफेयर वर्किंग ऑन पाकिस्तानी फ्लैग वेसल, ऐसी शिप जिन पर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हो, मतलब जो पाकिस्तान के ओनरशिप में है, तो उस पर काम काम करता है फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग टैक्स ईयर, उसकी जो सैलरी इनकम उसको मिल रही होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। अगर एक पाकिस्तानी पर्सन है, वो किसी फॉरेन वेसल पर शिप पर काम कर रहा है, तो एंड वो अपनी सारी की सारी सैलरी पाकिस्तान में भिजवा देता है, मतलब इज रिमिटेड टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या करता है, भिजवा देता है, नॉट लेटर देन 2 month ऑफ द रेलिवेंट टैक्स ईयर। लेट्स सपोज मैं वर्किंग कर रहा हूँ 30 जून 2020 तक, ठीक है ना, मेरा टैक्स ईयर 2020 है। अब मैंने, वो कह रहा है कि 30 जून 2020 से लेकर 31 अगस्त तक 2 मंथ के अंदर अंदर अगर सारे के सारी इनकम पूरे साल की जो सैलरी उसकी है फॉरेन वाली, वो पाकिस्तान में भिजवा देता है, उसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। अब एक पॉइंट हमारा रह गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार वो पूछता भी है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास एक होता है मेडिकल लॉ, एक होती है रीइंबर्समेंट, इसको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट कहते हैं। अब मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट क्या है वो देखते हैं पहले। ये क्या है, अब ये है कि कुछ कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऑफर देती हैं सर, ये एक बेनिफिट देती हैं कि आप अगर बीमार होते हैं, जितना आपका हॉस्पिटल का बिल बनेगा 3 लाख 5 लाख 10 लाख, सारे का सारा कंपनी आपको रिइम्बर्स कर देगी, सारे का सारा नहीं तो 50% आपको रिइम्बर्स कर देगी। ये क्या होती है, आपकी मेडिकल फैसिलिटी या रिइम्बर्समेंट। दूसरा होता है आपका मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ये है कि इसमें लॉग एम्प्लॉयर कहते हैं कि जनाब आप बीमार हों या ठीक रहें, मुझे उससे कोई मसला नहीं, मैं आपको हर मंथ आपकी बेसिक सैलरी का 20% या 10% क्या करूंगा, एज ए मेडिकल अलाउंस दूंगा। लेट्स सपोज अगर मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, वो मुझे 10% क्या देगा, मेडिकल अलाउंस देगा, वो बन जाएगा 1,10,000 रुपए। ठीक है ना, ये क्या होता है, मेडिकल अलाउंस होता है। अब इन दोनों के केस में आपका जो मेडिक टैक्स ट्रीटमेंट लॉ ने सेपरेट बताया हुआ है। लॉ कहता है अगर आपका सिर्फ मेडिकल अलाउंस है ओनली, तो कंपनी आपको दोनों तरफ से भी दे सकती है, कहती है कि आपको मैं 10% आपकी सैलरी का हर मंथ दूंगा मेडिकल अलाउंस, लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं, उस केस में आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस में क्या कर दूंगा, रीइंबर्स कर दूंगा। अब उन दोनों केस में लॉ क्या कहते हैं, चलें डिस्कस करते हैं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस है, उस केस में मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पूरे साल की अगर टैक्सेबल सैलरी है 15 लाख रुपए, और मुझे मेडिकल अलाउंस मिला है, मुझे अलाउंस मिला है, वो मिला है 1,80,000 रुपए। मेरा जो एग्जाम्प्ट है अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना बनता है, 1,50,000 रुपए, जो क्या है, एग्जाम्प्ट है मेरा। जो 30,000 रुपए क्या होगा, मेरी सैलरी का पार्ट बन, ठीक है। अगर सिर्फ मेरी मेडिकल अलाउंस की फैसिलिटी है, मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस वाली फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में मेरी जो 10% ऑफ बेस जो है बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस जो है, वो क्या होगा, मेरा एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल अलाउंस नहीं है, तब क्या होगा, लॉ कहता है कि अगर आपकी मेडिकल फैसिलिटी है, अगर आपको इस साल में लेट्स सपोज एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए रीइंबर्स किए हैं, वापस किए हैं आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर के केस में, तो आपका वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल फैसिलिटी और द रीइंबर्समेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट, लेकिन कुछ कंडीशन है, वेयर सच प्रोविजन और रीइंबर्समेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये आपकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अकॉर्डिंग दी है। लेट्स सपोज कि आपकी सैलरी, वो कहते हैं कि हम आपको 5 लाख तक की रिइंबर्समेंट कर देंगे, अगर वो 5 लाख या आपको 6 लाख की रिइंबर्समेंट करते हैं, जो एडिशनल 1 लाख रुपए है वो आपको सैलरी का पार्ट बनेगा,
जो 5 लाख है जो अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन उसके फर्दर कंडीशन भी है दैट एनटीएन ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक इज प्रोवाइडेड। जिस हॉस्पिटल से आपने इलाज करवाया है, आपने उसका एनटीएन नंबर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। और आपके के सारे बिल्स जो हैं वो आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी क्या करे, उसको अटेस्ट करे। उस केस में आपकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अगर आपके पास हॉस्पिटल का एनटीएन नंबर नहीं है, वो फिर क्या हो जाएगी, सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी। या अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो अटेस्ट करके नहीं दिए बिल वगैरह, तो फिर भी आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। एक और कंडीशन है, एक और तीसरा केस है, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी गिवन है और मेडिकल अलाउंस भी गिवन है। अगर आपको दोनों गिवन है और मेडिकल फैसिलिटी आपकी एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा है, उस केस में मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द एग्जेम्प्ट मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है ना। अब यहां पर एक और चीज, यहां पर कह रहा है कि टू प्रोवाइड टू एग्जेम्प्ट मेडिकल फैसिलिटी। अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है लेकिन क्योंकि मेरे पास एनटीएन नंबर नहीं था, वो एग्जाम्प्ट से क्या हो गई है, टैक्सेबल में कन्वर्ट हो गई है। उस केस में मेडिकल अलाउंस 10% मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर मेरी मेडिकल फैसिलिटी है और वो एग्जाम्प्ट है, तो उस केस में मेडिकल अलाउंस सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये था हमारा आज का एजेंडा जो हमने क्या किया इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।